हाँ फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है जो करेंट टॉपिक पे ही है और ये सितंबर के महीने का है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करेंट भी साथ साथ देता जाऊँ और वो रिलीवेंट मतलब जो चल रहा हो, और 3-4 महीने में आपके करेंट भी इतने अच्छे हो जाएं कि आप इसमें भी आप क्लेम कर सकें कि मैं अच्छा करूँगा। तो चलिए फिर मैं बातों से ज़्यादा जल्दी आपको पॉइंट बताने में विश्वास करता हूँ। देखिए, पहला है कि चीन को सूचना लीक करने में स्वतंत्र पत्रकार राजीव कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में आना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी जैसे चीन के साथ भारत का विवाद चल रहा है एलएसी को लेकर के, तो इसलिए हो सकता है कि भाई भारत से संबंधित सूचना को लीक करने में एक इंडियन ही हैं और वो पत्रकार थे और ये स्वतंत्र पत्रकार रहे हैं, तो उनको भी ये गिरफ्तार किया गया है और उसे पूछताछ वगैरह चलेगी। आगे जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल अभी तक तो यही सूचना है। ओके, नेक्स्ट आइए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। आईएनएस विराट, ठीक है, इसको नौसेना से रिटायर कर दिया गया है। इसे गुजरात स्थित अलंग में श्रीराम समूह को कबाड़ के रूप में बेचा गया है, ठीक है। और यह दुनिया का लंबे समय तक चलने वाला युद्धपोत है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार भी ये दुनिया का लंबे समय तक चलने वाला युद्धपोत है। इसके अनुसार अलंग में पोत विघटन का विश्व का सबसे बड़ा यार्ड है। ये अलंग कहाँ है? अलंग गुजरात में है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि आईएनएस विराट को अभी नौसेना से रिटायर किया गया है। ये 2 बात को आप याद रखिएगा। और वैसे श्रीराम समूह ने कबाड़ के रूप में इसे खरीदा है, तो श्रीराम समूह ने इसे 38 करोड़ 38.5 करोड़ में कबाड़ के रूप में खरीदा है, जहाँ इसका तोड़ फोड़ कर कबाड़ के रूप में बेचा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो उसे अभी ये बंदरगाह पे पहुंचाना है। तो अब देखिए, ये मैंने बताया है कि अलंग में पोत विघटन का विश्व का सबसे बड़ा यार्ड है। ओके, 2 पॉइंट तो आपको हो गया। तीसरे पॉइंट पे आइए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। ये इम्पोर्टेंट ये भी है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं। जम्मू कश्मीर अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा है, इसलिए आपको भी ये याद तो रखना ही चाहिए। नेक्स्ट आइए, अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में। सबसे पहले तो अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला ये हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित है। इसमें ये क्या है, ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल और 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है। तो अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला क्या है, अगर कभी आपसे पूछता है तो आप बोलेंगे हेलीकॉप्टर से संबंधित घोटाला है। ओके, नेक्स्ट आइए, जापानी इंसेफेलाइटिस। ये भी बड़ा बीमारी है जो वायरस के कारण होता है, बहुत फेमस है जापानी इंसेफेलाइटिस, और विशेषकर बच्चों में होता है, ठीक है। इसमें TNF अल्फा व CCR5 जीन में म्यूटेशन से जेई वायरस जानलेवा हो जाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस ये बच्चों को भारत में खासकर आप देखिएगा यूपी में, बिहार में और राजस्थान, इन सब में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये जापानी इंसेफेलाइटिस की बीमारी बच्चों में ज़्यादा फैलती है और ये वायरस के कारण होता है, ये तो आप जान ही गए। और TNF अल्फा और CCR5 जीन में म्यूटेशन के कारण ये वायरस ये जानलेवा हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए, देश पर
देश पर विदेशी कर्ज, ये भी याद रखिए कि अभी हमारे देश पे विदेश का कितना कर्ज है, माने फॉरेन डेट, ठीक है, हमारे देश पर माने इंडिया पर 2.8% बढ़ करके 558.5 अरब डॉलर पहुंच गया है, ठीक है। और जबकि विदेशी मुद्रा भंडार 541 अरब डॉलर है। ये लेटेस्ट आपका हुआ, ये आप अर्थ जगत से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित लेटेस्ट डेटा जो है आप देख रहे हैं कि अभी देश पे कितना, अगर मान लीजिए पूछ देता कि विदेशी कर्ज का भंडार, विदेशी कर्ज बढ़ा है घटा है, तो पहली बात तो बढ़ा है, और कितना बढ़ा है 2.8%, और कितना दूर पहुंच गया है 558.5 अरब डॉलर, ठीक है। जबकि विदेशी मुद्रा भंडार भी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हुआ है, बढ़ा है, और ये 541 डॉलर, और अभी वर्तमान में माने आप कहेंगे 20 तारीख को, 20-22 तारीख को भी ये 541 अरब डॉलर है। ओके, उसके बाद आइए नेक्स्ट, ये भी बैंकिंग से संबंधित है कि ये जानकारी के लिए आपके कि ब्याज दरें तय करने में चालू खाता और बचत खाता का अनुपात बेहद अहम होता है। जैसे आप देखते हैं कि बैंक में ब्याज पे आप लोन लेते हैं या पैसा जो जमा करते हैं उस पर ब्याज मिलता है, तो ब्याज दरें तय करने में चालू खाता, ठीक है, यानी करेंट अकाउंट, और बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, दोनों का अनुपात बेहद अहम होता है, जिसे बैंकिंग की भाषा में कासा CA से करेंट अकाउंट और ऐसे से सेविंग अकाउंट, कासा कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम में पूछता है कभी कि कासा क्या है, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि कम से कम ये करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात की जा रही है, ठीक है। और हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंग्लिश चैनल ये अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, ठीक है। इंग्लिश चैनल क्या है, तो अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, जो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को हम लोग यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। ये ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है, ये बात तो समझिएगा। भारत की एक तैराक थी बुला चौधरी, ये मैंने पहली एशियाई थी जो इंग्लिश चैनल को 2 बार तैरकर पार की। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश चैनल ये अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। जब आप मुझसे वाटर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल्स सब के बारे में जानेंगे। फिलहाल तो भी आप यही याद रखिए कि इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक ब्रांच है, और ये ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस को अलग करता है, अपने इन दोनों के बीच है। और ये ग्रेट ब्रिटेन, ये भारत की एक तैराक थी बुला चौधरी, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। तो ये तो खैर, ये बुला चौधरी क्या हैं, तो तैराकी में इनका नाम रहा है, और ये इंग्लिश चैनल को तैरकर 2 बार पार की हैं। ऐसा करने वाली वो पहली एशियाई हैं। अब तब आप इंग्लिश चैनल के बारे में और क्या क्या जानना चाहेंगे, और जो आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो एक बात और भी, आप इंग्लिश चैनल क्या करती है, उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अब आप सोचिएगा कि बुला चौधरी इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर दी, ये कौन सी बड़ी बात है भाई, है, क्योंकि ये 560 किलोमीटर लंबी और 240 किलोमीटर चौड़ी है, यानी 240 किलोमीटर उन्हें तैर करके पार करना पड़ा होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़िए। दमिश्क ये सीरिया की राजधानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। सीरिया के इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में युद्धक विमान द्वारा हमले किए गए, ठीक है। ये इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स,
गोलन हाइट्स कहाँ है? ये इजराइल के कब्जे में है। यहाँ पे युद्धक विमान द्वारा हमले किए गए थे। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है और फोर्थ नंबर पे कर्नाटक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार माने आप कहेंगे कि आत्महत्या के मामले में अव्वल कौन सा है राज्य, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र अव्वल है। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में G4 के 4 देशों ने, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, ये अस्थायी सदस्यों में सुधार को लेकर एकजुटता दिखा रहे हैं। ये तो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ही बोला था कि भाई आजकल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग की जा रही है और उसमें और भी देशों को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाने की बात की जा रही है, अस्थायी मेंबर बनाने की बात की जा रही है। और उसमें ये 4 देश दावेदार हैं, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, जो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन बार बार चीन के द्वारा एन केन प्रकारेण अड़ंगा लगा देने के कारण अब तक ये नहीं हो पाया है। खैर, तो आप ये G4 में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील, ये याद रखिएगा। और यूएनएससी में मैंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग कर रहे हैं। उसके बाद आइए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जो बाइडेन। ये तो अभी आप सुने ही होंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अभी जो है जो बाइडेन, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और चलिए, मैं इसको अभी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे। ये सारे करेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, ये उससे सितंबर महीने के हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हों या आप यूपी का, बिहार का या रेलवे का या एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, बैंक, सभी तरह की परीक्षा में ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन सबको आप आत्मसात करते चलें, यही मेरी आपके साथ। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जैव ईंधन के लिए जट्रोफा तथा होहोबा की खेती की जाती है। अभी मैंने फिलहाल आपको ये बता दिया है, लेकिन अभी मुझे जैव ईंधन पे मुझे बताना है कि किस तरह से कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। भारत में भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ शहर को चुना गया है, जैसे आप कहेंगे दिल्ली है, कोलकाता है और चेन्नई है। इन सब को में कार्बन उत्सर्जन को मैंने उतना ही करना है जितना कि जिससे कि नुकसान ना हो। तो वहाँ पे भी जैव ईंधन की बात होगी, लेकिन फिलहाल आप जैव ईंधन के लिए जट्रोफा तथा होहोबा की भी खेती की जाती है। तो जट्रोफा और होहोबा, ये जैव ईंधन इससे निकाला जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए ये आपको याद तो रखना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आइए, एंट्रिक्स इसरो की व्यावसायिक शाखा है। ठीक है, जैसे इसरो आपने सुना होगा आजकल दूसरे देशों का भी मैंने सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है और उसके लिए वो कुछ पैसे लेता है। तो ये सब काम एंट्रिक्स करती है, जो इसरो की व्यावसायिक शाखा है। ठीक है, उसके नेक्स्ट आइए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मुझे 1-2 लड़के ने मैसेज किया था कि सर मिनिस्ट्री के बारे में बताइए। तो मिनिस्ट्री, जो भी कुछ आपको मिनिस्ट्री वगैरह में सारे मिनिस्टर्स वगैरह का याद रखना है, उसको एक लाइन से एक साथ लिख करके याद नहीं कर सकते हैं। आप उसको इसी तरीके से कभी कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, ऐसे करके बार बार पढ़ते रहने से आपको याद हो जाएगा। तो आप केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। उसके बाद आगे आइए,
चाहे हिंदी चैट बोट LIC मित्र शुरू कर LIC मित्र शुरू हो गया। ठीक है, ये हालांकि ये आप जैसे इंश्योरेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक वगैरह दे रहे हैं, या हिंदी चैट बोट किस नाम से है, तो या किसने शुरू किया है, तो ये सब अगर पूछा जाता है तो आपको इसको याद रख चलना होगा। नेक्स्ट आइए, केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह हैं। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि अलग अलग मंत्री का नाम अलग अलग समय पे आता रहेगा और हम लोग उसको तैयार करते रहेंगे, और इसलिए अभी तो आप फिलहाल केंद्रीय बिजली मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, इन सब का नाम याद कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए। वैश्विक तापमान को कम करने के लिए पेरिस समझौता हुआ था। ठीक है, पेरिस समझौता किस लिए हुआ है, ये बात आपको याद रखना है, वैश्विक तापमान को कम करने के लिए। ठीक है, और लेकिन अब इसमें क्या कहा गया था कि तापमान को सिर्फ 2 डिग्री नीचे लाने की बात कही गई है। ओके, उसके बाद आप आगे बढ़िए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। देखिए, इसी तरह से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब के बारे में अलग अलग राज्यों के वो कब किसमें क्या है, तो अभी आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, ये बात याद कर रख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये कम से कम याद तो रखना ही चाहिए। क्या है कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत हाइपरसोनिक शक्ति वाला चौथा देश बन गया है वर्ल्ड में। देखिए, ये जो है हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये सब ध्वनि की चाल पे डिपेंड करता है। अब मैं इसमें पहले आप देखिए, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत हाइपरसोनिक शक्ति वाला चौथा देश बन गया है। इसे स्क्रैमजेट तेज रफ्तार इंजन की मदद से छोड़ा गया। तो जो अभी इसका ये परीक्षण किया गया था, इसके वो स्क्रैमजेट तेज रफ्तार का इंजन से इसको परीक्षण किया गया। ठीक है, ध्वनि की रफ्तार क्या है, ध्वनि की गति क्या है, तो आप कहेंगे कि ध्वनि का है नेचुरल 330 मीटर प्रति सेकंड वायुमंडल में। ठीक है, और अगर ध्वनि की रफ्तार इससे माने 5 से ऊपर हो जाती है, माने आप ये माने बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। मैं इसके लिए अलग से आपका साउंड चैप्टर ही बताऊंगा, और उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करूंगा। फिलहाल तो आप ध्वनि की रफ्तार 330 मीटर प्रति सेकंड है, याद कीजिए, और ये 6 गुना तेज रफ्तार से चलेगा। ये जो है आपका हाइपरसोनिक शक्ति वाला जो हमने परीक्षण किया है इंजन का, वो ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना तेजी से, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल अगर हमने बनाया तो 2 किलोमीटर लगभग 1 सेकंड में तय करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाली बात है इस फील्ड में, मिसाइल के फील्ड में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। DRDO, आप DRDO का फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रमुख कौन हैं? देखिए, मैं आपसे पहले बता देता हूँ, इसरो के, DRDO के, इन सब का चेयरमैन कौन है, ये सब पूछता है एग्जाम में, तो आपको इन सबको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी आप फिलहाल DRDO के प्रमुख G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक छूट गया था, मैंने उसको भी कंप्लीट करने के लिए सोचा कि नहीं, उसको मैं और दूर तक मैं पहुंचा दूं, तो इसलिए हाइपरसोनिक इंजन का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम में रेंज में किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मिसाइल का परीक्षण हम लोग कहाँ से करते हैं, तो ये APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये जो है, पहले इसका नाम था चांदीपुर, और ये कहाँ है, उड़ीसा के तट, उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है, और ये यहीं पे हमने हाइपरसोनिक इंजन का भी ये किया है, मतलब कि आप कहेंगे परीक्षण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जस्ट मैंने कहा था कि आपको उसमें ये भी याद रखना है कि कौन कौन से वनस्पति वगैरह
जो जैव ईंधन देते हैं, तो अभी मैं जस्ट बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल अभी आप आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार 2050 तक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता कार्बन निरपेक्ष हो जाएंगे। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये 2050 तक ये कौन कौन से शहर हैं? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये सब कार्बन निरपेक्ष हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कार्बन निरपेक्ष क्या होता है? तो कार्बन निरपेक्ष का मतलब है कोई शहर जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना ही कार्बन उत्सर्जन बचाने के लिए उपाय भी करेगा। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हम लोग। नौसेना इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, ये गाजियाबाद की रहने वाली हैं, और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, ये हैदराबाद की रहने वाली हैं, को युद्धपोत पर तैनाती दी गई है। देखिए, युद्धपोत पर अभी तक महिलाओं की तैनाती नहीं की जा रही थी, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह दोनों सब लेफ्टिनेंट हैं और उनको युद्धपोत पर तैनाती दी गई है। दोनों को नौसेना में ऑब्जर्वर यानी कि हवाई रणनीतिकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये किस पद पर नियुक्त हुई हैं? तो ये सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी को नौसेना में ऑब्जर्वर यानी हवाई रणनीतिकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, और वैसे आप तो ये बात जान ही चुके हैं कि पहली बार इनका नियुक्ति की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, केंद्र सरकार ने रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। ठीक है, अब देखिए, केंद्र सरकार ने रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। इस बात को आप ये याद रखने की बात तो है ही है। और ये समर्थन मूल्य ये बहुत बार पूछता है कि अभी जैसे गेहूं का, चावल का, माने मुख्य खाद्यान्न फसलों का समर्थन मूल्य को आपको जानना, याद रखना जरूरी होता है। तो आप अभी केंद्र सरकार ने रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, और उसी को हम लोग शॉर्ट में MSP भी कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। उसमें कृषि मंत्री, अब देखिए उस समय आप 2 मंत्री, बिजली मंत्री और फिर सड़क परिवहन मंत्री, ये तो रट चुके हैं, याद कर चुके होंगे। तो कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ने गेहूं की MSP माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 50 रुपये की वृद्धि के साथ 1975 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। ठीक है, तो यानी कि गेहूं जो है ये रबी की फसल है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा ये बात, तो भाई हजारों बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो गेहूं रबी की फसल है, माने मुख्य खाद्यान्न फसल तो है ही है। मैं जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल आप यही याद कीजिए कि गेहूं की MSP 50 रुपये की वृद्धि के साथ 1975 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। देखिए, गेहूं चावल का MSP अक्सर हाँ पूछ देता है, इसलिए आपको मेन जो है फूड ग्रेन्स उसका तो MSP याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जबकि चना का MSP 225 रुपये की वृद्धि के साथ 5100 रुपया प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। देखिए, ये सब जो है आपको, अब मैंने जैसे यहाँ पे चना बेशक लिख दिया है, याद भी आपको कर लेना चाहिए, लेकिन आप गेहूं वाला तो आपको याद रखना चाहिए हर हाल में। अब आगे बढ़िए। सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को जैविक ईंधन के मॉडल के रूप में विकसित कर रही है। देखिए, जैविक ईंधन के मॉडल के रूप में महाराष्ट्र का आप विदर्भ क्षेत्र कह रहे हैं, नागपुर वगैरह महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में ही आता है। तो पहली बात तो कि ये मैंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को जैविक ईंधन के मॉडल के रूप में गवर्नमेंट विकसित कर रही है सरकार, और उसको सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चला रही है ऐसा। और इसके लिए करंज वनस्पति व कृषि अवशेष का प्रयोग किया जाएगा जैविक ईंधन के तौर पे। ठीक है, करंज वनस्पति, करंज। ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट पहले होहोबा और जट्रोफा ये दोनों भी बताया था। अब उसके साथ साथ करंज वनस्पति का भी नाम याद रखिएगा। तो और कृषि अवशेष का प्रयोग किया जाएगा
हम लोग क्या किसके लिए करेंगे, फ्यूल के लिए, ठीक है, बायोफ्यूल के लिए, माने जैविक ईंधन के लिए, ठीक है मित्र। तो ये इतना दूर तक आप ये, मैं अब इसके बाद आपको फिर नए चीज़ को लेकर के आऊँगा आगे, तब तक के लिए बाय।